ओके तो हमारा पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क। आपको डिस्टिंग्विश करना है सबसे पहले पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क के बीच में। तो वर्क क्या होता है भाई आपके पास में? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर वेक्टर फॉर्म में जाएं तो हमारे पास आ जाता है साथ में कॉस थीटा, राइट? क्या आ जाता है साथ में? कॉस थीटा। अब क्वेश्चन आपके पास में है, कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन। तो भाई वर्क डन आपके पास में किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? फोर्स एंड, हाँ जी जोर से बोलो ना। वर्क डन किस पे डिपेंड करता है आपके पास में? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है आपके पास में। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स अगर हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे, क्या होंगे आपके पास में? तो वर्क डन आपके पास में जो है वो पॉजिटिव होगा हमारे पास में। तो हमें कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन। तो जब भी सबसे पहली चीज आप जब डिस्टिंग्विश लिखते हैं तो कई बार बताया आपने उसमें कॉलम में लिखना है। कैसे लिखना है? कॉलम में निकला है आपके पास में। तो पॉजिटिव वर्क डन कब होगा आपके पास में? पॉजिटिव कब होगा भाई? पॉजिटिव में लिख देंगे कि फोर्स एक्ट force and displacement act on same direction is called positive. हाँ जी, जब फोर्स का जो आपके पास में डायरेक्शन है, व्हेन फोर्स एक्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या कहेंगे? व्हेन फोर्स एक्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। भाई अगर आपके पास बॉडी जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है तो फोर्स भी नॉर्थ की तरफ अप्लाई हो रहा है, तब हमारे पास वर्क डन कैसा होगा आपके पास में? पॉजिटिव आपके पास। नेगेटिव कब हो जाएगा आपके पास में? जब फोर्स, यस, फोर्स एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स जो है वो आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में आपके पास में, तब आपके पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव। चलो लगे हाथ ये भी बता दो, जीरो कब होगा? वेरी गुड। जीरो कब होगा? जब फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा आपस में? परपेंडिकुलर होगा। मतलब एक तरह से आप टेंजेंशियल वाला मोशन आप देखने को मिल रहा है। तो पहले पार्ट में आ गया आपके पास में डिस्टिंग्विश करना है, आपने सीधा बता दिया, एक नंबर मिल गया। When you lift an object, two forces act on it। कहता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं, दो फोर्सेस जो है वो आपके पास में एक्ट करते हैं। पहले तो बताओ कौन से दो फोर्सेस एक्ट करते हैं? Muscular force and gravitational force. आपने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्यों? जब उठाएंगे तो दीदी बोलते जा, कौन सा डायरेक्शन में और कौन सा है? जब ऊपर उठाएंगे तो वर्टिकली मिलेगा। अभी बता, सोच के नहीं लिखा ना, मार खाएगा तुम मेरे से। बेटे सोच के लिखना होता है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हो, ऊपर की तरफ उठा रहे हो, चाहे आप स्कूल जा रहे हो, आप अपने स्कूल बैग को उठा रहे हो, या आपका पेन नीचे गिर गया, आप उसको ऊपर की तरफ उठा रहे हो, तो ऊपर की तरफ आपके मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। दैट मीन्स एक फोर्स लग रहा है आपके पास अपवर्ड, दैट इज मस्कुलर फोर्स। कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट को रटना नहीं है आपने, कंसेप्ट को समझना है। तो एक लग रहा है उसमें मस्कुलर फोर्स। क्या लग रहा है आपके पास में? यस, मस्कुलर फोर्स लग रहा है, जो कि कौन सी डायरेक्शन में भाई? ऊपर की तरफ लग रहा है, परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। दूसरा उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर चीज पे लग रहा है। आप चेयर पे बैठे हो, आप पे भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसको हम कहते हैं वेट, जो कि आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है, राइट? तो जब आप किसी चीज को उठा रहे हो, दो फोर्स लग रहे हैं, एक मस्कुलर फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कहता है आइडेंटिफाई दीज फोर्सेस। अगेन एक नंबर मिल गया, दोनों फोर्सेस आइडेंटिफाई हो गए। कहता है विच वन ऑफ द टू डज पॉजिटिव वर्क, एंड दूसरा कहता है आपके पास में नेगेटिव वर्क। कहता है इनमें से कौन सा जो है वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है और कौन सा जो है वो आपके पास में नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, और क्यों? अब मुझे बताइए कौन से केस में आपके पास में अपवर्ड मूवमेंट में पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है या नेगेटिव डाउनवर्ड मूवमेंट में आपके पास में हो रहा है? अपवर्ड में नेगेटिव हो रहा है और डाउनवर्ड में पॉजिटिव। अपवर्ड में नेगेटिव हो रहा है और अपवर्ड में फोर्स किस तरफ लग रहा है? ऊपर की तरफ। मोशन किस तरफ हो रहा है? ऊपर की तरफ। तो जो हाँ मस्कुलर फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो वो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव आपके पास में।
तो पॉजिटिव वर्क डन कौन से केस में है भाई? मस्कुलर फोर्स के केस में आपके पास में पॉजिटिव वर्क डन है, और नेगेटिव वर्क डन कौन सा होगा? ग्रेविटेशन के केस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मोशन क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ हो रहा है। ऑब्जेक्ट का मोशन क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ हो रहा है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है? टुवर्ड्स ग्रेविटी, नीचे की तरफ आपके पास। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, इफ एन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस इज 1000 वॉट, कहता है इफ एन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस, आपके पास में एक इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है आपके पास में, जिसकी वोल्टेज उन्होंने दे दी, सॉरी वोल्टेज नहीं, पावर सप्लाई दिया आपको 1000 वॉट। क्या दिया है आपके पास में? 1000 वॉट। कहता है कि भाई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है आपके पास में जिसका वॉट है आपके पास में 1000, दैट इज उसका पावर हमारे पास 1000 का है, एंड यूज फॉर 2 आवर्स। इसको हम कह रहे हैं कि हम 2 घंटे के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कहता है कैलकुलेट द वर्क डन इन 2 आवर्स, इन 2 घंटे में जो वर्क डन हुआ वो वर्क डन बताना है कि भाई कितना हुआ है। कैसे करेंगे बताइए? पावर इक्वल्स टू 1000 watt, टाइम इक्वल्स टू 2 आवर्स। पहले 2 आवर्स को सेकंड में चेंज करेंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे वर्क डन के लिए? W इक्वल्स टू P into T। W इक्वल्स टू P into T। वर्क डन इक्वल्स टू P into T। ठीक है, पावर होता है आपके पास E by T, E एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन आपके पास में, तो W by T हो गया, तो यहाँ से आ गया आपके पास में T मल्टीप्लाई में, दैट इज W इक्वल्स टू P into T आपके पास में। ठीक है, तो अब पावर कितना दिया हुआ है? 1000 वॉट। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 आवर्स। इसको सेकंड में चेंज करेंगे। जरूरत ही नहीं है जरूरत? क्यों है? क्योंकि पावर वॉट में दिया हुआ है। पावर वॉट में दिया हुआ है, मतलब आपके पास एसआई स्टैंडर्ड वाले में दिया हुआ है हमारे पास। अगर हमें पावर किलोवाट में दिया होता तो चेंज नहीं करते, डायरेक्ट पुट कर देते, पर क्योंकि यहाँ पे आपको पावर जो है वो वॉट में दिया हुआ है, तो हमें टाइम को 2 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट विल बी 2 into 60। 2 into 60 into 60, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 into 60 into 60 आपके पास में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। यूनिट क्या होगी? पर सेकेंड या फिर जूल। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी? कहता है भाई एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है, बता दीजिए भाई फटाफट। काइनेटिक एनर्जी का एसएन क्या है? जूल। बहुत बढ़िया, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट पार्ट कहता है फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 15 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। मास कितना दिया हुआ है भाई? 15 kg। वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। बताइए कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी? पहले काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। बहुत बढ़िया। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। वेरी गुड। 4 कट जाएगा, फिर 15 into 8 इक्वल्स टू 120। 120 जूल या 120 kg मीटर पर सेकेंड। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, sorry, a body of mass 2 kg is thrown up with a speed of 25 meter per second। क्या कह रहा है आपके पास में? कहता है कि भाई a body of mass 2 kg is thrown up with a speed of 25 meter per second, find its maximum potential energy। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है कि भाई कितनी होगी। क्या करेंगे सरकार? क्यों 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 क्यों? हाइट नहीं दे रखी है तो मेरे भाई जरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला लॉ याद रखो। क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लास्ट क्लास में भी रिवाइज किया था हमने। व्हाट इज दिस स्टेट्स? कहता है थ्रू आउट द मोशन काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज होती रहती है और पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होती है। जिससे हमने किया था कि भाई आपके पास
सबसे पहले वाले पॉइंट पे आपके पास ए पॉइंट पे जहां वेलोसिटी 0 है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स होती है। दैट मीन्स व्हाट? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। यही चीज है। अब आपको जो है वो मास दिया हुआ है 2 kg और स्पीड दे रखे 25 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या निकाल सकते हैं? आप निकाल सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। यस और नो? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। मतलब ये हो जाएगा हाफ m/2 v कितना है 25 इंटू 25, 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा 625 मीटर पर सेकेंड। कितना आया? 625 मीटर पर सेकेंड। एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट? मैक्सिमम। दैट मीन्स मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा आपके पास? 625 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात वाली? अगला क्वेश्चन कहता है a box of about 10 kg is placed at a point A on a horizontal surface. It is moved to a point B which is at a distance of 2 meters from A. If the line joining A and B is horizontal, find the work done by the gravitational force. भाई ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या वर्क डन किया ये बताते हैं। ऑन द बॉक्स जस्टिफाई करते हो, बताइए क्यों? रीजन? उसने बॉक्स अपने सर पे रखा ना, तो जब वो मूव करेगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो cos 0 हो जाएगा। cos 0 हो जाएगा। लिखने का तरीका सही नहीं है पर कंसेप्ट आप सही समझ गए हैं। आपके पास में देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास में? वर्क डन बाय ग्रेविटी हो रहा है आपके पास। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जब भी होता है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जब भी होगा आपके पास में, तो वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ओनली अपॉन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। डिपेंड्स ओनली अपॉन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। मतलब एक बंदा जो है वो आपके पास में उसको कितना जो है वो वर्टिकली आपके पास डिस्प्लेस कर रहा है, राइट? उस पर डिपेंड करेगा आपके पास। यस और नो? पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, नॉट ऑन पाथ। क्या होगा आपके पास में? ये पाथ पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या है? इस केस में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। यस, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। तो वर्क डन क्या होगा भाई? ग्रेविटी के में है तो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, mgh के इक्वल हो जाएगा। h 0 है आपके पास में तो कुछ भी कर लो, पुट वैल्यू, आंसर क्या आएगा? समझ में आ गई बात? पक्का वाली? एक बार देख, कोई डाउट है तो पूछ इस क्वेश्चन में। जब आपको ये दिया हुआ है कि अंडर ग्रेविटी इन्फ्लुएंस हो रहा है तो आपको रीजन ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में देना पड़ेगा। हमें देखना होता है जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को जवाब दे रहे हो कि आपके पास में जो फोर्स है वो फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है।
और उस फोर्स के हिसाब से हम जवाब देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में फोर्स अंडर ग्रेविटी आपके पास में एक्ट कर रहा था, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे पाथ नहीं देखेंगे हम। समझ में आ रही बात? यहाँ पे हम सिर्फ उसके वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आई बात? कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस हिसाब से जवाब देंगे, याद रहेगी बात? अगला, an archer stretches a bow to release an arrow to hit the target at a distance of 10 मीटर। भाई टारगेट और उसका डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। एक आर्चर है भाई, बंदा खड़ा है और यहाँ उसका कहीं टारगेट है और उसके बीच का उसका डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर है। एक्सप्लेन हु डज द वर्क। फिर वही चीज देखो, आपके पास फिजिक्स आसान बहुत है, पर आसान तभी है जब आप उसको फिजिक्स को उस तरीके से समझ लो। रट्टा कुछ भी नहीं काम करेगा फिजिक्स में। कहता है एन आर्चर स्ट्रेचेस अ बो टू रिलीज एन एरो टू हिट द टारगेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। एक्सप्लेन हु डज द वर्क, इन विच फॉर्म इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बो एंड द एरो। कहता है सबसे पहले तो ये बताओ कि किसने वर्क किया है, बताइए। आर्चर ने वर्क डन किया भाई। किसने वर्क डन किया? हु डज द वर्क? आर्चर ने। क्यों? क्योंकि उसने कुछ मस्कुलर फोर्स लगाया है। उसने क्या किया है? मस्कुलर फोर्स लगाया है, जिससे उसने उस इलास्टिक स्ट्रिंग को खींचा और उसमें इलास्टिक स्ट्रिंग में क्या आ गया? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। क्या आ गई? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपके पास में। You have to write these words, please. समझो इसको। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपके पास में। अब कहते हैं in which form is the energy possessed by the bow and the arrow। किस फॉर्म में आपके पास में एनर्जी बो ने पोजेस किया आपके पास में और एरो ने पोजेस किया। अब बो के पास तो क्या आई? आपने उसकी स्ट्रिंग को खींचा, पोजीशन चेंज हो गई उसकी। चेंज इन पोजीशन मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो बो के पास कौन सी एनर्जी आई है आपके पास? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और एरो जो कि रेस्ट पे था, जैसे आपने बो को रिलीज किया, एरो उड़ गया। मतलब कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। जहां पे भी मोशन हो रहा है मतलब कौन सी एनर्जी आ गई है? काइनेटिक एनर्जी आ गई है। कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी। अब बता कौन से महाभारत वाले क्वेश्चन दे दिए मैंने, हैं? इजी है ना, कंसेप्ट समझने हैं सिर्फ। भाई आप लोगों को यही चीज कहती हूँ बार बार, रट्टा नहीं मारो, जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। कंसेप्ट समझे, आंसर फटाफट निकलेंगे आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन holding a suitcase on his head is standing at the platform. Is he doing any work? Justify. बताओ। बंदा जो है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और उसने एक अपने सर पे सूटकेस को रखा हुआ है। क्या ये बंदा कोई वर्क डन कर रहा है? नो 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 नो, एब्सोल्युटली राइट। He is not doing any work done. Why? Because he did not displace from earth। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है ना, पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कैसा बन रहा है? यस, 90 डिग्री एंगल है आपके पास, परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है वर्क डन क्या होता है? Fs cos थीटा। तो cos 90 is 0। यस, cos 90 is 0। तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ गई बात? अगला, नेक्स्ट इज a box of about 10 kg is placed at a point A on a horizontal surface. It is raised to a point B which is at a distance of 2 meters above A. Fix the work done against by the force of gravity on the box. Justify. Work done 0। कैसे वर्क डन 0 कैसे होगा बताओ? 90 डिग्री का एंगल है। किसके बीच में 90? पॉइंट ए और पॉइंट बी।
A box of about 10 kg is placed on point A. सरफेस पे एक बॉक्स रखा है. It is raised to point B, which is at distance. Point B तक इसको रेज किया, ऊपर लेके गए. कितना डिस्टेंस है? 2 मीटर. फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अरे भाई, बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात हो रही है आपके पास में. अच्छा, क्या डाउनवर्ड आ रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी में जब भी काम होगा तो बॉडी कैसे मूव करती है? वर्टिकली डाउनवर्ड. राइट? कैसे मूव करती है? वर्टिकली डाउनवर्ड. पर इस केस में अगेन cos 90 क्या होगा? cos 90 0 हो जाएगा. तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? 0. रीजन आपका सही नहीं आ रहा है, आंसर सही बता रहे हो पर रीजन सही नहीं आ रहा है. रीजन सही चाहिए आपके पास. तो जब इस क्वेश्चन में लिखेंगे आप क्या बताएंगे? एज द वर्क डन इज बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. वर्क डन किसके कारण है? बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स टू मूव द बॉडी डाउनवर्ड. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है? बॉडी को डाउनवर्ड लाना चाहती है आपके पास में. एंड cos 90 क्या हो जाएगा फिर? 0. क्योंकि अगर बॉडी आपके पास डाउनवर्ड आ रही है मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? सॉरी, 0 नहीं, 90 डिग्री. एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. एंगल 90 डिग्री है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? ये लिखना पड़ेगा पूरा. नेक्स्ट, हाउ इज वर्क डन बाय अ फोर्स मेजर्ड. किसी भी फोर्स से द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है आप उसको कैसे मेजर करते हो? बताओ. बोलो बेटा. वर्क डन फोर्स को कैसे मेजर करते हैं? mg. अभी 3-4 बार फॉर्मूले बता दिया आपको. कैसे करते हैं? F into S. हाँ, वर्क डन कैसे मेजर करते हैं? फॉर्मूला ही तो बताना है भाई. कौन सा कोई इंस्ट्रूमेंट है वर्क डन को मेजर करने के लिए? कोई मीटर है? तो बस सीधा बताओ कैसे मेजर करते हैं. वर्क डन इज मेजर्ड एज Fs cos थीटा. वर्क डन कैसे होता है? Fs cos थीटा आपके पास में, जहाँ पे F है फोर्स अप्लाइड, S है सॉरी ऐसे आपके पास में डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड थीटा इनके बीच का एंगल है आपके पास. और साथ में एसआई यूनिट भी बता दो. जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं एसआई यूनिट भी बता दो. क्या होती है वर्क डन की? जूल आपके पास में. बहुत बढ़िया. अब अगला क्वेश्चन देखो. हाँ, उसी का अगला पार्ट. मतलब अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 20 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड 1.7 meter above the ground. Find the work done by the porter on the luggage. फोर्स को लीजिए mg की फोर्स में हुआ मास दिया हुआ है और g की वैल्यू ले लेंगे 10. तो फोर्स क्या आ जाएगा आपके पास में? हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन निकालना है. दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो एफ डी निकालना है आपको. तो एफ कितना है? 20 इंटू, हाँ एफ को लगा देंगे mg, दैट इज 20 इंटू 10. तो ये क्या आ जाएगा? 200 न्यूटन. राइट? क्या आ गया आपके पास? 200 न्यूटन. अब वर्क डन निकालना है तो फोर्स कितना है? 200. डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1.7 सेंटीमीटर. हाँ, तो 200 इंटू 1.7 कर दीजिए. यू विल गेट द आंसर. समझ में आ गई बात? नेक्स्ट सवाल. डिफाइन काइनेटिक एनर्जी. The energy due to motion is called kinetic. The energy possessed by a body due to motion is known as काइनेटिक एनर्जी. कि भाई बॉडी आपके पास में मूव कर रही है, उसके मोशन हो रहा है, मोशन के कारण जो एनर्जी पोजेस की गई है दैट इज काइनेटिक एनर्जी. अगला सवाल कहता है आपके पास पे
A horse of mass 200 kg and a dog of mass 20 kg are running at a same speed. Which one of the two possess more kinetic energy? Horse possesses more kinetic energy because it has greater mass. यस तो हम बताएंगे इसमें कि मास का क्यों है आपके पास में, बिकॉज आपको उसकी डिपेंडेंसी बतानी है। आप पहले बताएंगे भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। दैट मीन्स व्हाट, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, राइट। तो अगर आप देखो आपके पास में मास ऑफ घोड़ा इज 200 kg, मास ऑफ डॉगी जी इज 20 kg, किसका मास ज्यादा है? यस, मास ऑफ हॉर्स इज ग्रेटर देन मास ऑफ डॉग, राइट। मास ऑफ हॉर्स जो है वो ज्यादा बड़ा है आपके पास डॉग के मास से, तो इस कारण से क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी क्या आ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास में हॉर्स की क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, किससे, डॉग। समझ में आई बात? नेक्स्ट, a pair of bullocks exert a force of 140 Newton on a plow. कहता है a pair of bullocks, bullocks मतलब गाड़ी नहीं, सिर्फ बुलक, बैल। A pair of bullocks exert a force of 140 Newton on a plow. The field being plowed is 15 meter long. How much work is done in plowing the length of the field? क्वेश्चन समझे, कहता है कि आपके पास में बुलक्स जो हैं वो एक फोर्स लगा रहे हैं, कितना, 140 न्यूटन। अगर आप उनको एक प्लाउ के साथ, दैट इज एक हल के साथ लगा देते हैं, और आपने उस फील्ड को जो है वो प्लाउ किया जिसकी लंबाई कितनी है, 15 मीटर लॉन्ग। कितनी है, 15 मीटर लॉन्ग आपके पास, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, 15। तो उसने कहा हाउ मच वर्क इज डन प्लाइंग अलोंग द लेंथ, मतलब सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में लेंथ के अलोंग प्लाउ करने में कितना लगा है, तो क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स 15, डिस्प्लेसमेंट कितना है, अच्छा सॉरी, फोर्स 140 और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास 15, तो 140 इंटू 15 कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2100 जूल। क्या आ गया, 2100। An object thrown at a certain angle from the ground moves in a curved path and falls back on the ground. The initial and final points of the path of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? कहता है by the force of gravity आपके पास में, okay. क्या करेंगे बताइए, कर्व पाथ जा रहा है, जैसे तुम बॉल फेंकते हो ना, या बैट्समैन ने बॉल को हिट किया तो ऐसे घूम के गोली गोली मार के गया दूसरी तरफ गिरा, पैराबोलिक पाथ बोलते हैं इसको, ये तुम 11th में भी करोगे, पैराबोलिक पाथ कहते हैं। हाँ बोलो क्या करेंगे, 90 डिग्री बन जाएगा। अभी बताए, जब ग्रेविटी वाला बता रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होता है, रीजन, हाँ रीजन देने का तरीका बताया ना मैंने अभी आपको। इसने बोला वर्क डन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, आपको बताना है वर्क डन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपके पास में, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट मीन्स व्हाट, थीटा इज 90 डिग्री, बार बार 0 बोल रहा है, थीटा इज 90 डिग्री, और वर्क डन क्या होता है आपके पास, एफ एस कॉस थीटा, मतलब ये भी कितना हो गया आपके पास, 0, ठीक है, समझे, बहुत बढ़िया।
डन। अगला सवाल देखें, हाँ या ना? अगला सवाल देखो, says study the situation and correct and work done, give reason, comment on work done and give reason. First, a person pushing hard a rock but the rock does not move. एक बंदा बहुत ही ज्यादा ताकत लगा के उस पत्थर को धक्का मार रहा है पर वो पत्थर चल नहीं रहा, हिल नहीं रहा, क्यों? बताइए, क्या बताना है आपने? वर्क डन पे कमेंट करना है। वर्क डन No work done because it did not change her position. Work done equals to force into displacement into cos theta. Displacement will be a zero. So work done or work done equals to zero. ठीक है, एक पर्सन जो है वो आपके पास में एक धक्का लगा रहा है उस ह्यूज रॉक को आपके पास में, बट रॉक मूव नहीं कर रहा, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क डन भी क्या हो गया? जीरो। नेक्स्ट, अ बुलक पुलिंग अ कार्ट अप टू 1 किलोमीटर ऑन रोड, बताओ इसमें वर्क डन? पॉजिटिव होगा आपके पास में, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बुलक चल रही है उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है आपके पास में, फोर्स ऑफ मोशन जो है वो सेम डायरेक्शन। अ गर्ल पुलिंग अ ट्रॉली फॉर अबाउट 2 मीटर डिस्टेंस, बताओ। अगेन पॉजिटिव वर्क डन होगा, वो ट्रॉली को पुल करके लेके जा रही है आपके पास में, सेम डायरेक्शन में मोशन हो रहा है हमारे पास। नेक्स्ट, अ पर्सन स्टैंडिंग विद अ हेवी बैग ऑन हिज हेड, जीलो, नो वर्टिकल डिस्टेंस। जब सर पे उठाया बंदे ने तो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स इन्फ्लुएंस में है ना, तो जीरो वर्क डन। कहाँ ध्यान है? अगला, डिफाइन द टर्म काइनेटिक एनर्जी हो गया, डिराइव इट्स एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन डिराइव करना है, दिखाइए जरा। आप लोग के क्या कांड में है? ये तो सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट है बेटा, इसका थ्योरेटिकल भी लिखा करो आपके पास में कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, कहाँ लिखा है? चल ठीक है। अगला, एक सेकंड स्लाइड कर। हाँ, अगला है डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। आपको डिफाइन करना है क्या? 1 जूल ऑफ वर्क, कि भाई 1 जूल का वर्क क्या होगा, बताओ। 1 joule is the amount of work done when a force of 1 Newton displaces an object by 1 meter in the direction of force. वेरी गुड। आपने इसमें जो है वो अपना डेफिनेशन दे देनी है डायरेक्टली कि 1 जूल वर्क डन क्या होता है आपके पास में, कि भाई उसने अपना जितनी एनर्जी आपके पास में पोजेस की जा रही है उस वर्क डन के लिए इक्वल होती है वर्क डन के, तो हम डायरेक्टली उसको उसके टर्म्स में लिख देंगे। अच्छा, इसको छोड़ो, अगला बताओ, व्हाट विल बी द वर्क डन इन द फॉलोइंग सिचुएशन, स्टेट विद अ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सबसे पहले फर्स्ट केस को बताएंगे आप। एक बता दे भाई, नेगेटिव या जीरो? क्यों? 90 डिग्री। वेरी गुड। यहाँ पे अगर आप देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है आपके पास में, एंगल कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या हो गया? जीरो। अगला बताइए, पॉजिटिव वर्क डन, दोनों सेम डायरेक्शन में भाई आपके पास, फोर्स भी आपके पास सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वर्क डन। समझ में आई? नेक्स्ट 16th, When a force applied on an object is displaced object do displacement, so work is done. दो कंडीशंस बोल रहा है जो जरूरी होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए जब वर्क डन हो रहा है आपके पास में। पहली क्या बोल दिया आपने? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए,
बिकॉज डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो फिर वर्क डन कैसे होगा? दूसरे में फोर्स होना चाहिए। तो पहली कंडीशन होगी आपके पास में देयर शुड बी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट शुड बी व्हाट? नॉन जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए भी आपके पास में। सेकंड क्या होगा बोलो? एंगल बनना चाहिए, मतलब थीटा क्या होना चाहिए? जीरो नॉन जीरो? भाई सबसे पहले तो हो गया आपके पास कि हमारे पास में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होएगा हमारे पास, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो होगा आपके पास में। सेकेंडली ऑब्जेक्ट तभी डिस्प्लेस होएगा आपके पास में जब फोर्स एक्ट कर रहा है, और फोर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन में एक्ट कर रहा है। कैसे एक्ट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ मोशन में एक्ट कर रहा है आपके पास में। तो फोर्स होना चाहिए आपके पास में, और फोर्स और डिस्टेंस के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो परपेंडिकुलर होगा तो भी वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? यस। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट आंसर है 12.5। कैसे निकाला? The current mass and their velocity 5 मीटर पर सेकंड रहती है। काइनेटिक एनर्जी 25 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर और वेलोसिटी डबल है। वेरी गुड। कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मास इज m मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कहता है वेलोसिटी अगर 5 मीटर पर सेकेंड का है, इससे अगर हम मूव कर रहे हैं तो एक वर्क डन होगा आपके पास में कितना? 25 जूल का। कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी बट वेलोसिटी इज डबल। कहता है काइनेटिक एनर्जी निकालो जब वेलोसिटी डबल हो जाए। मास नहीं है आपके पास में तो सबसे पहले मास निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस क्या करेगा? कुछ मिक्स कर दिया तुमने। तो यहां से आप v निकाल लोगे। नहीं सॉरी, v नहीं, हम क्या निकालेंगे? मास। तो यहां से आपका मास आ जाएगा 25/2 होल अपॉन v स्क्वायर। v कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर तो सीधा से कट गया 25 से। मास कितना आ गया? 2 kg। क्या आ गया? 2 kg। अब कहता है वेलोसिटी इज डबल, मतलब v डैश क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ v हो गया, डबल। तो वेलोसिटी कितनी थी? 5। तो दिस विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड आपके पास। और काइनेटिक एनर्जी कैसे इफेक्ट होगी पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर आपके पास। हाफ एम क्या होगा आपके पास? अभी निकाला 2 हाँ इंटू वी स्क्वायर। वी नया, वी कितना है? 10 कर दो भाई सिंप्लीफाई। 2 से 2 काटा। हाँ करा सही है, दिखाओ। टोटल कितने क्वेश्चन है? 38। दिखाओ। 25 जूल कर दिया, ठीक है। अरे भाई ये V4 कैसे हो? क्यों किया? वेलोसिटी इज डबल। वेलोसिटी आपके पास में डबल हो रही है, आप वेलोसिटी को स्क्वायर कर रहे हो। v स्क्वायर नहीं, 2 इंटू वी होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और v स्क्वायर तो 4v स्क्वायर होता ना। ये गलती है।
समझ में आई बात? मार्क करो, इसको ठीक करना। कर लिया? आइडेंटिफाई एंड स्टेट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉलोइंग। बताओ। कोल इज बर्न्ड। जब आपने कोल को बर्न किया, बर्नट कोयले को जलाया, तो उसके बाद में आपके पास में कौन सी एनर्जी चेंज हुई है? केमिकल एनर्जी टू थर्मल एनर्जी। आई थिंक ये तो पूछा था कल परसों तुमने मुझसे ना। पार्शियल डिस्कशन ऑलरेडी हो रखा है। ठीक है, जब आप कोल को बर्न कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बर्न कर रहे हो आपके पास में, तो कौन सी हो गई? केमिकल एनर्जी टू थर्मल एनर्जी। ठीक है, और थर्मल पावर प्लांट? chemical energy to heat energy to kinetic energy to electrical energy. थर्मल पावर प्लांट में आपके पास में केमिकल एनर्जी किस में चेंज हुई? हीट में। फिर काइनेटिक थर्मल हुई ना पहले, थर्मल में हीट या थर्मल, हाँ ठीक है, एक ही बात है आपके पास। फिर काइनेटिक एनर्जी में फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Next, at what speed a body of mass 1 kg will have a kinetic energy of 1 जूल? कहता है भाई ऐसी कौन सी स्पीड होगी, किस स्पीड पे आपके पास में जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो 1 जूल हो जाएगी, अगर बॉडी का मास कितना है? 1 kg है। बताइए। स्पीड बतानी है भाई, ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी होगी अगर आपके पास मास 1 kg और काइनेटिक एनर्जी 1। -2। कैसे 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 बोलो ना। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। ओके, फिर हम इसको वो कर लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होता है? मल्टीप्लाई करके तो काइनेटिक एनर्जी 1 है इक्वल्स टू हाफ v स्क्वायर, और v स्क्वायर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में ले जाएंगे, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। लगा सही रहा है पर कैलकुलेशन कहाँ गड़बड़ कर रहा है भाई। काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास हाफ mv स्क्वायर, दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी 1 है, तो 1 इक्वल्स टू 1/2 m। हमें नहीं m नहीं निकालना, m भी दिया हुआ है 1, हमें v निकालना। तो ये आ जाएगा आपके पास में क्या? mv स्क्वायर है तो v स्क्वायर आपके पास, दिस विल बी v स्क्वायर इक्वल्स टू 2, और इसको कर देंगे हम तो ये अंडर रूट हो जाएगा। v इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात? स्क्वायर निकालने में गड़बड़ कर रहा है क्यों भाई? क्वेश्चन को देखो ना। नेक्स्ट, कैलकुलेट वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मूव्स अ बॉडी ऑफ 5 मीटर इन दिस डायरेक्शन। बताओ
सीधा आ जाएगा 75 जूल। क्या करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 15 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 है, किया 75 जूल। अगला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? व्हाई? बताइए। स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी ना कि सबसे पहले तो क्या कहता है, डज दिस वायलेट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? नो, नहीं करता वायलेट। देन आप वो जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की पूरी डेरिवेशन ABC वाली है वो करेंगे। हाँ, और ऐसा क्यों होगा आपके पास में, फिर आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा आपके पास में। 3, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। भाई वो काइनेटिक एनर्जी में पहले चेंज होता है, फिर वो मैकेनिकल पार्ट में आ जाता है। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट इज राइटिंग अ 3 hour साइंस पेपर, हाउ मच वर्क इज डन बाय द स्टूडेंट? बताओ। 0, क्यों? वेरी गुड, 0 बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज 0। राइट SI यूनिट ऑफ एनर्जी, बताइए। SI यूनिट ऑफ एनर्जी जूल, ठीक है। और अगर पावर की पूछता तो बहुत बढ़िया, व्हाट? नेम द टर्म यूज्ड फॉर द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। The sum of body kinetic energy and potential energy is called mechanical energy. Mechanical energy equals to potential energy plus kinetic energy. बात एक ही है। ठीक है। नेक्स्ट, इफ द हार्ट वर्क 60 जूल्स इन 1 minute, व्हाट इज इट्स पावर? पावर क्या होगी? हाँ, वेरी गुड। पावर क्या होता है आपके पास में? वर्क अपॉन टाइम। तो दिस विल बी 60 अपॉन, क्योंकि ये 1 minute है, 1 minute को क्या करेंगे, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 minute इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स आपके पास। 60/60 मतलब कितना आ गया, 1 वॉट। पावर कितना है, 1 वॉट। इसकी मार्किंग स्कीम में ना 6 नंबर के MCQ आएंगे, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, 1 नंबर एक क्वेश्चन 3 उसमें डेरिवेशन आने के चांस ज्यादा है। और केमिस्ट्री में एक केस स्टडी आएगी, 4 MCQ और कोई नहीं, वो बाद में देखते हैं। मैं उसे, मेरे को ना उसकी फोटो भेज देना, मैं कल जो पेपर लूंगी वो उसी हिसाब से बना दूंगी पेपर। मतलब शाम को जो पेपर लूंगी, समझ जा तू भावनाओं को, बाकियों को नहीं बताना पर। अगला, when displacement is in a direction opposite to the direction of force applied, what is the type of work done? कैसा वर्क डन होगा आपके पास में? नेगेटिव वर्क डन होगा। अगला, how many joules of make 1 kilowatt hour? yes, 1 कितने? kilowatt hour equals to 3.6 multiplied 10 to the power 6 joule. वेरी गुड, 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल आपके पास में। नेक्स्ट, अ हॉर्स ऑफ मास 210 kg एंड अ डॉग ऑफ मास, ये तो ऑलरेडी कर लिया ना। एट सेम स्पीड विच वन टू पोजेस मोर, किसकी ज्यादा होगी? हॉर्स की, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसकी मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। अ 2 meter हाई पर्सन इज होल्डिंग अ 25 kg ट्रंक ऑन हिज हेड एंड इज स्टैंडिंग एट अ रोडवेज बस टर्मिनस। ओके, खड़ा है आपके पास में, तो वर्क डन क्या होगा? 0, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, 0 है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इन्फ्लुएंस में से वर्टिकल चेक करते हैं। स्टेट द वैल्यू ऑफ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल्स। पहले बताओ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? वेरी गुड, किलोवाट आवर। जूल्स में बताएंगे तो 1 किलोवाट आवर, अभी ऊपर बताया 3.6 इंटू 10 to the power 6 joule. Next, what is the form of energy possessed by a running car? काइनेटिक एनर्जी। मोशन जहां है वहां पे एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। अगला सवाल, अब 40 kg गर्ल इज रनिंग along the circular path of radius 1 meter with a uniform speed. How much work is done by the girl in completing 1 circle? -264. बेटा एक सर्कल कंप्लीट कर रही है,
मतलब जिस पॉइंट से उसने बंदी ने स्टार्ट किया दौड़ के उसी पॉइंट पे वापस आ गई तो वर्क डन 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर बात होती डिस्टेंस की तब तो वर्क डन होता, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, तो वर्क डन 0। नेक्स्ट, राइट द ऑब्जर्व्ड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट टेक्स प्लेस एट थर्मल पावर स्टेशन। ऑलरेडी डिस्कस्ड हमारे पास में, भाई हीट आपके पास इलेक्ट्रिकल में चेंज हो जाती है। स्टेप बाय स्टेप बताओगे तो केमिकल एनर्जी पहले हीट में चेंज होती है, फिर हीट आपके पास में काइनेटिक में, एंड देन इट चेंजेस टू इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट, इफ द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज हाफ, व्हाट इज द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। कहता है स्पीड अगर आपने क्या कर दी, हाफ कर दी है, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली होती है हाफ mv²। अगर मैंने स्पीड को हाफ कर दिया दैट मीन्स v डैश इक्वल्स टू v/2 का होल स्क्वायर। अब v डैश क्या हो गया आपके पास में, v/2 का होल स्क्वायर। तो अगर इसी वैल्यू को अगर मैं पुट करूं और नई काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो हाफ m, तो मास तो सेम ही रहेगा, v डैश क्या हो जाएगा v/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ m v²/2। उसी फॉर्म में लाने के 2 नहीं सॉरी 4, उसी फॉर्म में लाने के लिए 1/4 को बाहर ले लेते हैं, तो 1/4 इंटू ब्रैकेट में हाफ mv², जो कि आपकी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज क्या आएगा, दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी रिड्यूस टू 1/4। समझ में आ गई ना बात। नेक्स्ट, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट्स velocity goes on decreasing. What happens to its potential energy at its velocity becomes 0। कहता है पोटेंशियल एनर्जी को क्या फर्क पड़ेगा आपके पास में जब वेलोसिटी 0 हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। जब ऑब्जेक्ट जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट मान लो ए पे पहुंचा, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, h क्या है मैक्स, h क्या है मैक्स, पर वेलोसिटी वहां पे 0 है। वेलोसिटी क्या है 0, तो अगर h मैक्स है मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी मैक्स। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, m मास है अपना, g 9.8, h क्या है मैक्सिमम, भाई हाईएस्ट पॉइंट तक जितना हो सकता है मैक्सिमम, उसके बाद तो हाइट डिक्रीज होगी, वापस नीचे आएगी वो बॉल, तो h मैक्सिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी मैक्स हो जाएगी आपके पास में। What is the work done against gravity when a body is moved horizontally along a frictionless surface? Against gravity work done क्या होगा आपके पास में जब horizontally move कर रहे हो एक frictionless surface पे, 0 हो जाएगा आपके पास में, कोई फोर्स नहीं अप्लाइड हो रहा ना। Now what is the work done by moon? If moon is experiencing a gravitational force due to earth and is revolving around the earth in a circular orbit. When a moon revolves around the earth in a circular orbit, the work done by earth's gravitational force is 0. क्यों? अभी जो बताया था जब आपको जो सर्कुलर पाथ पे है मतलब वो टेंजेंशियल है। हाँ, पर क्यों 0 होता है, क्योंकि वो टेंजेंशियल है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होता है 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0। ये बताना पड़ेगा आपको, दैट मून रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। पूरा बताना पड़ेगा, मून इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट ऑफ अ सर्कुलर ऑर्बिट, दैट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री एंड cos 90 0 होता है, वर्क डन होता है f इंटू डी इंटू cos थीटा, तो देयरफॉर वर्क डन भी क्या हो जाएगा 0। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्क डन बाय अ फोर्स 0? दो रीजंस है ना, कह रहा है कि कब वर्क डन जो है वो 0 होता है, कब वर्क डन 0 होगा, दो कंडीशन है आपके पास में, जब यस पहला क्या है आपके पास फोर्स 0 हो या फिर आपके पास डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो फोर्स के साथ में, दैट इज आपका एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, तो cos 90 इज 0, तो वर्क डन भी क्या होगा 0। समझ में आई बात।
पक्की वाली बात। चलो अच्छी बात है। अभी आपने इसको अच्छे से रिवाइज करके आना है फॉर दिस टर्म। अभी के लिए इतने क्वेश्चन, फाइनल में और एक्स्ट्रा करेंगे हम इसको। final and everything, I will start to हाँ जी।